जी। तो भाई वेट तो mg होता है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो आपको पता नहीं है। m कितना है? एम 150 ग्राम्स मतलब 0.15। इसको हमने केजी में कन्वर्ट कर लेना है। g कितना है? 9.8। और n को उधर ले जाओ। तो एसेंशियली आपने इस तरह फाइंड आउट करना था। बस आपने वेट निकाल लिया। वेट निकाल लिया तो n उसके बराबर ही है। तो क्या है आंसर? जी। 1.47 आ रहा है। सही। एक मिनट रुको जरा, मैं कैलकुलेटर साथ में पकड़ लूँ। या कैलकुलेटर आ गया। सो जी, आप कह रहे हैं जी वो 0.15 इंटू 9.81 और आंसर आ गया 1.41। वो 1.47। बिल्कुल सही है, इसको ऐसे ही लिखते हैं 1.47। और यूनिट न्यूटन ऑलरेडी आगे लिखा हुआ है। बहुत अच्छा आसान सर, है। मैंने कर दिया था, ये सही है या नहीं करना चाहिए? दोबारा से पूछो क्या कह रहे हो। मैंने राउंड कर दिया था आंसर, जैसे मुझे 1.47 आ रहा था लेकिन आंसर में मैंने 1.5 लिख दिया। बिल्कुल सही है। देखो, चलिए ठीक है। देखो डेटा में जो आंसर है ये टू सिग्निफिकेंट भी इसको देखा जा सकता है और इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो आपका आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर में भी हो सकता है या फिर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में भी हो सकता है। आपने टू में दे दिया, मैंने थ्री में दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। टू और थ्री के अलावा देर इज नो रियली हार्डली एनी एक्सेप्शंस, यूजुअली यही होता है। कंटिन्यू करते हैं। एक्सप्लेन योर वर्किंग। व्हाट वुड यू एक्सप्लेन? द बॉल इज इन इक्विलिब्रियम। द बॉल इज इन इक्विलिब्रियम। तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी। यही बताना है ना हमने। सो रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। या आप ये कह लो कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बराबर होंगी। असेंशियली जो आपने ऊपर इक्वेशन बनाई है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। राइट। सो रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी बेसिक। क्वेश्चन टू। टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। और ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। दो चीजों की बात है। पूरे चैप्टर की समरी ही ये दो कंडीशंस हैं। बात बता सकते हो क्या होती है? बात बताएगा मुझे। एक रिजल्टेंट। राइट साइड और लेफ्ट साइड पे दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और फोर्स, फोर्स के बारे में बात होगी और मोमेंट के बारे में भी बात करनी है। सो रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी हाउ मच? जीरो। इसका मतलब ये है कि जो भी फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है और जो भी अपवर्ड फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनका जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो जीरो आएगा। कि जो भी फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट कर रही है और जो भी फोर्सेस टुवर्ड्स राइट एक्ट कर रही हैं, उनका रिजल्टेंट भी जीरो आएगा। ये है बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो। और अगर आप मोमेंट के बारे में लिख रहे हैं तो आप इसको भी ऐसे ही लिख दें, रिजल्टेंट टॉर्क या रिजल्टेंट मोमेंट ऑल्सो मस्ट बी जीरो। इसका मतलब ये है कि जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं वो सब बराबर होंगे, उनका सम। राइट। तो दोनों तरीकों से लिख सकते हैं आप बात को। दोनों एक्सेप्टेबल है। ये छोटा है तो इसलिए हमने इसको लिख दिया। सो ये आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये बार बार रिपीट होता है, ये बार बार रिपीट होता है। यहाँ भी रिपीट हुआ हुआ था पार्ट ए में, मैंने इंक्लूड ही नहीं किया, बस मैंने आपको बोला कैलकुलेशन करो। तो अब जरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखें गौर से और फिर उसके बाद आगे चलो। पहले सुकून से देख लो सारी सिचुएशन। मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करने लगा हूँ, हाईलाइट करने लगा हूँ।
तो भाई पहली बात तो उन्होंने ये कर दी कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब बता दें. इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर व्हाट हैपेंस. इस पॉइंट से क्या होता है? Sir, whole weight appears to act. appears to act. ये नहीं लिखना whole weight acts, appears to act लिखना लाजमी है. So from where all the weight of a body appears to act. of a body appears to act. अब वो कह रहे हैं आप वेट एक्स निकाल दें, तो उसके लिए जरा से ऊपर बार को गौर से देख लो. बार इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल है, तो इस पे रिजल्टेंट मोमेंट भी जीरो होगा और रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होगी. यहाँ पे आपको पता है कि आपने एक्स निकालना है, तो आप रिजल्टेंट मोमेंट के थ्रू इसको इजीली कर सकते हैं. ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे आपके ओ लेवल में क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वाले क्वेश्चन आते थे. देयर इज लाइक नथिंग एट ऑल हार्डर. ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके ओ लेवल के आईजीसीएसई के लेवल से ज्यादा ऊपर का हो. बिल्कुल उसी लेवल का क्वेश्चन है पार्ट बी जो है, या पार्ट 2 जो है. आपने एक्स निकालना है वेट. बार का अपना वेट कौन सा वाला है? 0.25 वाला. लेकिन बार क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में नहीं है, बल्कि थोड़ा सा राइट साइड पे शिफ्ट हुआ हुआ है. अच्छा, सिलेंडर का वेट बता दिया. अब जो दूसरा ब्लॉक है एक्स, उसका वेट हमें नहीं पता कितना है, तो उस वेट को हमने कैलकुलेट करना है. ठीक है, ये पता है कि इक्विलिब्रियम में. तो मुझे पता है कि रिजल्टेंट मोमेंट जीरो है. ये मुझे पता है ना कि भाई इक्विलिब्रियम में तो रिजल्टेंट मोमेंट जीरो है. तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स सारे बराबर होंगे. तो यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स. याद रखो कि मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब मैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स लेने जाऊंगा तो कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं ऐसी हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्सर्ट कर रही हैं. पिवट याद रखो पी है. कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए? So 0.6 newtons और or 0.25. ये दोनों जो वेट्स हैं ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे. तो अगर मैं जब 0.6 लूंगा, इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करना है? इसका डिस्टेंस पिवट से कितना है? 0.6 को 33 से करेंगे. इन्होंने हमें डायरेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसका डिस्टेंस लेना कहाँ से? पी से लेना है डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 50 में से अगर आप 12 माइनस कर दो तो कितना आता है? So 0.38 newton meters में. 0.38 अगर आप मीटर्स में लें और अगर आप सेंटीमीटर्स में लें तो 38. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 38. अब आप सोच रहे होगे कि सर ने मीटर्स में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? वेल, क्योंकि ये डिस्टेंसेस सारे दोनों साइड्स पे कन्वर्जन अगर सेंटीमीटर में है तो यू कैन एक्चुअली जस्ट दे विल इवेंचुअली देयर इट विल नॉट रियली मेक अ डिफरेंस. अगर आपने मोमेंट कैलकुलेट करना हो किसी चीज का और आंसर में मोमेंट्स देना हो, तो फिर कोशिश करो कि इसको न्यूटन मीटर में ही करो, या फिर यहाँ पे देखो कि किस यूनिट में आंसर रिक्वायर्ड है. खैर, अब ये हो गया एक एंटी क्लॉकवाइज. एक और भी तो एंटी क्लॉकवाइज था. 0.25 इंटू व्हाट? अब ये डिस्टेंस लेना है. ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? So 8. 8 हो गया. अब आ जाते हैं क्लॉकवाइज पे. उसके लिए एक्स रिस्पॉन्सिबल है. x and 12 होगा. और उसका डिस्टेंस पी से कितना है? 12. अब आप बस एक्स को फाइंड आउट कर ले, सिर्फ कैलकुलेटर में डालने की बात है. तो मेरे पास आंसर आ रहा है जी 2.06. यही है, यही आ रहा है. anyone who's getting a different answer from me?
जब इसको लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके तो ये हो जाएगा 2.07, और अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 2.1 हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, जी सर सही है। जो आपका दूसरा आया था वेट एंटी क्लॉकवाइज सर, उसका बता दें। मेरा तो उधर मैंने क्लॉकवाइज में कर दिया था कौन सा वाला? सर। ये दूसरा वेट जो है 0.25, ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे है? इमेजिन करो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई और फोर्स नहीं है। इमेजिन करो कोई और फोर्स नहीं सिवाय 0.25 के। सो लेट्स हाइड एवरीथिंग। इसको भी भूल जाओ 1 मिनट के लिए, इसको भी भूल जाओ 1 मिनट के लिए। जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एंड जस्ट फोकस ऑन 0.25 और पिवट को देखो। अब इमेजिन करो जब ये फोर्स लग रही होगी तो ये बार कैसे जाएगा, किस तरफ घूमेगा, लेफ्ट को गिरेगा राइट को गिरेगा। फॉरगेट अबाउट द 2 अदर फोर्सेस जो मैंने अभी काट दिए, सिर्फ इस फोर्स पे फोकस करो। क्लॉकवाइज लेके जाएगी इसको या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। अनदर टेक्निक, टेक्निक तो नहीं है, ट्रिक है जो मैं यूज करता हूँ। इसका एरो नीचे की तरफ फेस कर रहा है ना, नीचे की तरफ फेस कर रहा है ना इसका एरो, है ना? जी सर। तुम एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल बनाओ जो यहां से शुरू होकर यहीं पे खत्म होगा, लेकिन उस सर्कल का सेंटर पी होगा। ओके, तो मैं यहां से एक सर्कल बनाता हूं जिसका सेंटर पी है। बन गया सर्कल? बन गया? जी सर। ये सर्कल मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बनाया था या क्लॉकवाइज घुमा के बनाया था? फोर्स के एरो को एंटी फॉलो। क्लॉकवाइज। बस ये एक टेक्निक है, ये ट्रिक है जो मैं यूज करता हूँ। जैसे अब दूसरी वाली फोर्स देखो 0.6 वाली, क्या करूँगा, यहाँ पे यहाँ से नीचे जाऊंगा और बोलूंगा यार पी से, पी के जरा उधर साइड से घूम के आते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घूम के है, एक्स क्या है, एक्स डाउनवर्ड्स है, तो इसके लिए मैं यूं करूंगा। समझ गए? तो एक ट्रिक है जो बड़े आराम से आप यूज कर सकते हैं फॉर एनी एनी सिचुएशन। तो ये आंसर ठीक आ रहा है। अब सर ये जो पार्ट, बोलो बोलो मेरा बोलो। डिफरेंट आ रहा है, मेरा 2.44 आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ बेटा दोबारा। तुमने क्योंकि 33 का ही लिखा था, मैंने तुमने कहीं 33 जीरो का भी पॉइंट लिखा था। सिक्स को मल्टीप्लाई किया 33 से। 33 क्यों? 33 कैसे आया? और अब मैं वही सोच रहा हूँ कि कैसे आया। 33 है ही नहीं ना, 38 है। ये यस देखो 38 38 है। है, इसी वजह से आपका आंसर थोड़ा ऑफ आ रहा है। ओके, ठीक है। 50 में से 12 निकालोगे तो 38 आ जाएगा। नाउ दिस पार्ट, ये तो नहीं स्किप करवाया था मैंने आपसे? सर यही करवाया था। चलो कोई बात नहीं, अब इसको यही कर करवाया। लेना। अच्छा, इसलिए इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं, बड़ा आराम से हो जाएगा। अब जरा आई वांट यू टू ट्राई एंड आंसर दिस। जस्ट टेक अ लुक एट द क्वेश्चन एंड थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट। कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है आज हमारे पास। सर मुझे पता है क्या आंसर। बताओ। सर क्योंकि उसने वो जो ए पार्ट है, लाइक जहाँ वो वेट है दूसरा, वहाँ वो वाटर में डाल दिया तो वाटर की डेंसिटी कम है तो उसका मास इतना ज्यादा नहीं होएगा। किसका? वाटर का मास? वेट इतना ज्यादा नहीं होएगा जो अंदर उसने सिलेंडर डाला है। सिलेंडर तो वही है जो पहले था। सिलेंडर का जो पहले मास था वो तो अभी भी वही है ना। सिलेंडर का मास तो आप कम नहीं कर सकते। सर लेकिन मुझे लगता है उसका वेट चेंज हो जाएगा क्योंकि डेंसिटी डिफरेंट है उस जगह। अगर तुम्हें मैं पानी में डाल दूं तो तुम्हारा वेट चेंज हो जाएगा या तुम्हारा वेट वही रहेगा? सर नहीं वही सिलेंडर रहेगा। पे अपवर्ड फोर्स लग रही है। ये बात हुई। तुम्हारी बात जो हमजा, तुम जो बात कर रहे थे वो टोटली गलत नहीं थी, लेकिन इसको बोलने का, अगर आप फिजिक्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं उस बात को और आप बोलते हैं कि इसका वेट कम हो जाएगा वो या गलत इसका है। मास कम हो जाएगा, वो गलत बात। क्या हो रहा है, पानी एक फोर्स लगाता है सिलेंडर पे, अपवर्ड फोर्स, और उस फोर्स का नाम क्या है? उस फोर्स का एक नाम है, पानी। थ्रस्ट। थ्रस्ट अपथ्रस्ट। नहीं, वो अब थ्रस्ट ही है। हाँ जी। अपथ्रस्ट। अब अपथ्रस्ट जो है वो कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। अपथ्रस्ट
क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और x जो था वो कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा था? x भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा था या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। x भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा था, x भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा था, और अपथ्रस्ट भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे थे। जो फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही थी वो कौन कौन सी थी? एक था उसमें सिलेंडर का वेट, और एक 0.25 मीटर। और एक ये वाला वेट, राइट। और ये दोनों जो वेट्स थे ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे थे। इनमें कुछ फर्क पड़ा? ये तो वही की वही है ना जो पहले भी थी। सिलेंडर अपना वहीं Yes. पड़ा है, बाहर का वेट अभी भी वही है। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो वैसा का वैसा ही है। क्लॉकवाइज मोमेंट में ये हुआ कि अब आपने एक एडिशनल फोर्स दे दी, अब थ्रस्ट लगा दिया जो पहले नहीं लग रहा था। तो अब अगर x की फोर्स वही रहती, मतलब ये देखो, ये जो इक्वेशन तुमने बनाई है, इस इक्वेशन को देखो, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। इधर तुमने एंटी क्लॉकवाइज वाले में तो कोई चेंज नहीं करना, इसके आगे तुम एक और एक्सप्रेशन अब ऐड करनी पड़ेगी। अब थ्रस्ट मल्टीप्लाई बाय आई डोंट नो व्हाट इज द डिस्टेंस, 38 का डिस्टेंस है। ये जब आ जाएगा यहाँ पे तो अब क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ नहीं जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि आपने एक एडिशनल क्लॉकवाइज मूवमेंट ऐड कर दिया यहाँ पे। तो क्या अब ये दोनों साइडें इक्वल रहेंगी? अब तो इक्वल नहीं रहेंगी भाई। जब यहां तक थी इक्वेशन तब तो ये बराबर थी, क्योंकि उन्होंने कहा था सिलेंडर इक्विलिब्रियम में। तो जो भी x की वैल्यू थी 2.07, उसके हिसाब से ये दोनों साइडें बराबर थी। लेफ्ट हैंड साइड वाज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंटी क्लॉकवाइज वाज इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज। अब एकदम से आपने बोला यार इसमें थोड़ा सा और ऐड करो, तो क्या अब राइट हैंड साइड ज्यादा नहीं हो जाएगी? क्लॉकवाइज वाले जो मोमेंट है वो बढ़ जाएगा ना। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आर नो लॉन्गर इक्वल, सो द रॉड इज नो लॉन्गर इन इक्विलिब्रियम। अब क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है तो रॉड भी एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो अगर आपको वापस उसे इक्विलिब्रियम में लाना है तो एक्स के साथ क्या करना पड़ेगा? उसे बढ़ाना पड़ेगा या उसे कम करना पड़ेगा? क्या कहते हो? क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ गया था, बराबर नहीं रहा एंटी क्लॉकवाइज के, अब उसे वापस कम करना है। अब पानी में तो आपने डाल दिया, इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ क्या करेंगे? इसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे? बताओ भाई। सर आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? यस, आई विल रिपीट द होल एक्सप्लेनेशन, नो प्रॉब्लम। सो नहीं, एक्सप्लेनेशन मुझे समझ आ गई। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं पूरी बात जो है वो दोबारा से शुरू से रिपीट कर रहा हूँ ताकि सब मुझे जवाब भी दें। इनिशियली द रॉड वाज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है कि ये वाला और ये वाला जो तीन मोमेंट्स हैं, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज वाज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। पहले ऐसे ही था ना, रॉड इक्विलिब्रियम में Yes. थी जब यहां से लेकर इक्वेशन यहां तक थी। फिर आपने कहा राइट साइड पे कुछ थोड़ा सा और ऐड कर दो, तो अब क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा बड़ा हो गया या एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा बड़ा हो गया? ये वाला ब्रैकेट ऐड करने के बाद, अब थ्रस्ट को लगाने के बाद क्लॉकवाइज ज्यादा हो जाएगा। क्लॉकवाइज ज्यादा हो जाएगा ना। सब साथ है, मेरे तीनों मेरे साथ हैं इस वक्त बिल्कुल। आप कैच, आर यू कैचिंग ऑन? जी सर। तो अब क्लॉकवाइज ज्यादा हो गया तो अब रॉड तो इक्विलिब्रियम में ना रही। अब रॉड ने क्या करना है? अब रॉड बोलेगी भाई मैं तो अब क्लॉकवाइज घूमने लगी हूँ, तो उसको वापस इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कह रहे हैं कि एक्स के साथ क्या करना चाहिए? एक्स को कम कर देना चाहिए थोड़ा सा। अगर आप एक्स को कम कर दें तो ये दोनों साइडें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों आपस में बराबर हो सकती हैं दोबारा से। मेक सेंस? यस, आई गॉट इट। तो अब यही बात लिखनी है। अपथ्रस्ट ड्यू टू वाटर विल एक्सर्ट एन एडिशनल क्लॉकवाइज मोमेंट। अब इसको अंग्रेजी में लिखना है, बड़ी सिंपल लफ्जों में, जो बात की एग्जैक्ट वही लिख रहे हैं, बस अब इसको शॉर्ट प्रिसाइज सेंटेंसेस में लिखना है। दिस फोर्स अपथ्रस्ट will cause a clockwise movement. So in order to या फिर ये कह लो, so the rod will no longer be in equilibrium since clockwise moment will be greater. In order to reduce the clockwise moment, x को हम कम कर देंगे, क्योंकि ये भी तो क्लॉकवाइज अप्लाई कर रही थी। अगर इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा तो क्लॉकवाइज मोमेंट वापस कम होके एंटी क्लॉकवाइज के बराबर आ जाएगा। सो अब ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है, सपोज कर लो, अच्छा मजे की बात यह है कि तुम लोगों से तीनों से अगर मैं सवाल पूछता तो तुम मुझे एक्सप्लेन कर ही देते, कुछ ना कुछ करके टूटे फूटे लफ्जों में एक्सप्लेन कर देते। इसमें कोई वो नहीं था, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये कोई इतना मुश्किल सवाल था। सबको पता चल रहा है कि पानी अपथ्रस्ट लगाएगा और उससे क्लॉकवाइज मूवमेंट लग जाएगा। बट देन
to be able to explain that in a question in a limited amount of space for the required amount of marks is the main problem of P2. ये जो हर थ्योरी क्वेश्चन का एंड पे आखिरी पार्ट होता है, ये वो पार्ट होता है जिसमें हर बच्चा सबसे ज्यादा मार्क्स लूज करता है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग दैट इज इन योर हेड बट योर लैंग्वेज स्किल्स एंड द टर्मिनोलॉजी दैट यू यूज वो लैक कर रही होती है. समझ में आ रही बात? इसके लिए पास पेपर प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मैं लिख रहा होता हूँ जिस तरह आंसर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और मेरा ख्याल है कि बुक से रीडिंग, फिजिक्स की बुक की बात करो, नॉवेल्स पढ़ने का नहीं कह रहा, वो भी पढ़ो बेशक, लेकिन उसकी वजह से तुम्हारी जो फिजिक्स की एक्सप्लेनेशन है वो भी इंप्रूव होंगे. सो पेपर 2 में सबसे ज्यादा मार्क्स बच्चे यहाँ नहीं लूज करते कैलकुलेशंस में, ये तो ले लेते हैं बच्चे मार्क्स. ये डेफिनेशंस तो देखो सी और डी ग्रेड वाला बच्चा भी लिख लेगा, जो बी ग्रेड वाला है वो ये वाले क्वेश्चंस भी कर लेगा, जो ए ग्रेड वाला और ए स्टार ग्रेड वाला है वो फिर ये वाले क्वेश्चंस जो है वो करेगा. When you have to evaluate and explain and analyze, those are the situations where A students get the marks. Information को अप्लाई करने में सब लोग अप्लाई कर लेते हैं. ये है मेमोराइजेशन. ये मेमोराइजेशन ये मैं हल्के से हल्के बच्चे को भी दूंगा, वो कर लेगा. यार ये 10 डेफिनेशन याद कर लो, एग्जाम में 4 आ जाएंगी, 4 मार्क्स आ जाएंगे आपके. उसके बाद आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज को, उसको हमें आपने अप्लाई किया. ये अब सी और बी ग्रेड वाले बच्चे कर लेंगे. और जो ये क्वेश्चन है जहां पे आपने सिचुएशन को इवैल्यूएट करना है, उसको एनालाइज करना है, दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट. और उसके अंदर समझ में आ भी जाए तो उसको एक्सप्लेन करना विद प्रॉपर लैंग्वेज, दैट इज इवन मोर डिफिकल्ट फॉर अस, बिकॉज हमारी इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज है. फर्स्ट लैंग्वेज भी हो तब भी अंग्रेज बच्चे भी जो है वो यहाँ पे ही मार खाते हैं, उनके भी इसी तरह के क्वेश्चन में मार्क्स लूज होते हैं. आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मेन चैलेंज क्या है? ये चीज अगर करना सीख जाओगे तो पेपर 2 बहुत आसान है फिर आपके लिए. ये जो आखिरी वाला पार्ट है हमेशा ये आपका टारगेट होना चाहिए, इसमें मैंने किसी तरह फुल स्कोर करना है. एनीवेज नाउ लेट्स जस्ट राइट इट डाउन. सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? अपथ्रस्ट ड्यू टू वाटर causes an additional anti-clockwise movement. Full stop. So clockwise movement is greater than anti-clockwise movement. Full stop. In order to reduce it, force X must be reduced. सही है, डिटेक्ट कर रहा है मेरी जो लैंग्वेज है ना. माशाल्लाह. अच्छा जी, अपथ्रस्ट लिखा था, अपथ्रस्ट ड्यू टू वाटर. अच्छा जी, causes an additional clockwise movement. So clockwise movement is greater than anti-clockwise movement. In order to reduce it, X must be reduced. ये हो गया आपका जवाब. ठीक है भाई. Should I go to the next question now? सर बस 1 मिनट दे, मैं बस कॉपी कर. जी जी करें करें. हमजा आपने कोई पेपर एडएक्सेल का तो नहीं दिया था? नहीं सर, मैंने सिर्फ कैम्ब्रिज का दिया. चले फिर. हाँ जी आगे चलो. Obviously we are not going to attempt definitions again and again. ठीक है, तो ये तो आपने कर ली. मई जून 2019 का क्वेश्चन है. लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. ये इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन हमने एग्जांपल की थी सॉल्व अपने जब नोट्स के हाँ जी अंदर. सर, ये जब कर रहे थे ना तब भी मुझे याद आ गया. तो हमने यहाँ पे एक साइन बोर्ड अटक रहा है, हमने एक शेड लगाया था वो अटक रहा था, हमने एक शेड बनाया था इसकी जगह पे. सो सिमिलर सिचुएशन, और इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स ट्राई एंड गो थ्रू दिस. रीड करो इसको पहले सुकून से, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है.
highlight it, underline it, note it down and then we'll move forward. ठीक है, चलो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म है, पहले नॉन यूनिफॉर्म था। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसके मिडिल में है। जब वर्ड यूज कर दिया हेल्ड, तो इसका मतलब है कि भाई ये इक्विलिब्रियम में है ना। कभी कभार Yes. पिछले क्वेश्चन में उन्होंने एक्सप्लिसिटली इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज किया था, यहाँ पे वो नहीं कर रहे, शायद आगे किया हुआ भी हो, बट हेल्ड, हंग, इस तरह की चीजें जो है वो आपको बता देती हैं कि चीज इक्विलिब्रियम में। एनीवेज, और क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? वायर इज एट एन एंगल ऑफ 35, ऊपर बना हुआ भी है तो हमें यहाँ पे हाईलाइट, टेंशन इन द वायर इज 54 न्यूटन, वो भी बताई हुई उन्होंने ऊपर। फोर्स exerted on sign B only in a vertical direction. Okay, that's fine. Force at B only in the vertical direction. B पे एक फोर्स लग रही है, ये देखो, नोटिस करो ये क्या चीज है यार, ये जो छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये साइन यहाँ से भी तो अटैच हुआ हुआ है, Yeah. ये यहाँ पे अटैच हुआ हुआ है, केबल भी इसको सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन वॉल से जो अटैच हुआ हुआ है वो इस पॉइंट से हुआ हुआ है ना, तो ये भी तो इसको सपोर्ट कर रहे होंगे, यहाँ से भी तो फोर्स लग रही होगी। अब वो कह रहे हैं आपके बी पे जो फोर्स लग रही है वो किस तरह की फोर्स है? सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल फोर्स है। इस फोर्स को एफ बी कह दूं मैं, अभी इसका जिक्र देखते हैं आगे होता है या नहीं होता, बट मैंने सवाल से चीजें हाईलाइट की, नोट डाउन की। क्वेश्चन में देखो डायग्राम में कभी कभार दे डू नॉट ड्रॉ ऑल द फोर्सेस, बट देन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली टू फिगर आउट कि कुछ मिस तो नहीं है डायग्राम से। सो आपका डायग्राम कंप्लीट हो सकता है ना हो सकता है हो, आपने हमेशा क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, बहुत खुली आंखों से। मैं बता सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो है इसको मिस कर गए होंगे जिन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट किया होगा, बट एनीवेज लेट्स गो ऑन। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन, कितना आसान क्वेश्चन है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन 54 का जो 35 के एंगल पे लग रही है उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दें, इसमें कोई मुश्किल है? क्या हो जाएगा ये 54 साइन या Sin 35. साइन 35। आई होप अब इसमें हम नहीं घुसेंगे कि भाई साइन क्यों है और कॉस क्यों नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा बेसिक चीज है जो हमने इसके अलग से बहुत प्रैक्टिस की है। सो ये तो एक सिंगल 1 मार्क का क्वेश्चन है, 54 साइन 35। मेकिंग श्योर दैट योर कैलकुलेटर इज इन डिग्री मोड नॉट इन रेडियन मोड। हमेशा ये छोटी मोटी बातें चेक कर लिया करो। क्या मतलब सर? कैलकुलेटर के दो मोड्स होते हैं ना बेटा, एंगल रेडियंस में भी मेजर होते हैं और डिग्रीज में भी। आपके कैलकुलेटर में ऊपर छोटा सा डी लिखा हुआ आ रहा होगा, इसका मतलब वो डिग्री मोड में। रेडियन मोड में अच्छा। कन्वर्ट होता है तो उसमें ऊपर आर लिखा हुआ आ रहा होता है। अब मैं अच्छा, छोटा सा यूट्यूब पे ठीक है, गूगल मुझे करोगे नहीं इस हाउ चीज का टू, पता। इसकी सेटिंग चेंज करने का बता भी दूंगा, अगर किसी को पूछनी होगी तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ ले, 2 सेकंड में हो जाती है चेंज। कैलकुलेटर का तो आपको वो डी पूरा पता होना होना चाहिए। चाहिए। 30 पॉइंट क्या आ रहा है आंसर? 30.97। 30.97 आ रहा है, तो अगर इसको मैं 3 सिग्निफिकेंट तक फिगर तक राउंड ऑफ करूं तो ये 30.9 तो नहीं बनता, 31 बन जाता है। 31 हो जाता है। 31.0 लिख रहा हूं। अब मैंने आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा है या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में? ये जो जीरो है ना ये सिग्निफिकेंट है, इसलिए ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लिखना होता तो मैं खाली 31 लिखता हूँ। एनीवेज आगे चलते हैं। Why the force, explain why the force on the sign at B does not have a moment about A. Why the force on the sign at B does not have a moment about A. A is your pivot, okay? A is the pivot. और B पे जो फोर्स लग रही है उसका A के अबाउट कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होता। क्यों नहीं प्रोड्यूस होता? इसकी हमने क्या एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी? कौन सी फोर्स मोमेंट नहीं प्रोड्यूस करती? सर जो सेंटर लाइन ऑफ एक्शन उसके सेंटर से गुजर रही है। उस सेंटर से नहीं, पिवट से गुजर रही है। कहां से? पिवट से। बी का लाइन ऑफ एक्शन बना रहा हूं ऐसे करके, ऐसे ही बनाते हैं ना लाइन ऑफ एक्शन। ए के अंदर से गुजर रहा है, ये बात समझ में आ रही फहद? फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बनाते हैं हमेशा, और अगर उसका लाइन ऑफ एक्शन पिवट के अंदर से गुजर जाए
इसका मतलब है देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द पिवट, जिसका मतलब है कि मोमेंट जीरो प्रोड्यूस करेगी वो। तो हम यहाँ पे सर क्लियरली तो बता जो सकते पूरा हिंज है वो पिवट है? हैं जी। पॉइंट ए पे उन्होंने कहा कि पिवट्स को कंसिडर करें। आप कौन से पॉइंट को बोल रहे हो पिवट? नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि जो हिंज है वो पिवट है, या वो भी हो सकता है जहाँ वो एंड है उसकी वायर की, बेटा सी देखो, हो सकता है किसी पिवट भी इस तरह की कॉम्प्लेक्स वैसे। सिचुएशन में पिवट किसी भी पॉइंट को कंसिडर किया जा सकता है, बट फिर ये होता है कि अच्छा। जिस पॉइंट को आप पिवट ले लो, हर फोर्स के लिए उसी को पिवट कंसिडर करना होगा। अब अभी इन्होंने क्वेश्चन में अबाउट ए बोला है, तो अभी जब अबाउट यस। ए लिखा है तो फिर ए पिवट है हमारा, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एट बी। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर ना हो, the line of action is not perpendicular to the pivot. परपेंडिकुलर तो कुछ भी हो सकता है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, आप ये बोलेंगे क्या? अब अच्छा, ठीक एक है। सवाल पूछता हूँ, क्या 54 पॉइंट ए से परपेंडिकुलर है? नहीं। ये क्वेश्चन ही गलत है बेटा, ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन की वर्डिंग ही गलत है। एक लाइन जो है वो एक लाइन से ही परपेंडिकुलर हो सकती है, एक लाइन किसी पॉइंट से थोड़ी परपेंडिकुलर होती है। देखो ये समझो, अब जरा बात को जरा एब्जॉर्ब करना, ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है। लाइन और पॉइंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये तो मेरी मर्जी ना, मैं लाइन कैसे बनाऊं। मैं यहाँ पे ऐसे लाइन बना लूंगा तो वो परपेंडिकुलर लाइन तो नहीं बनेगी, और अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन बना लूंगा तब भी वो परपेंडिकुलर लाइन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन बना लूंगा तो वो क्या परपेंडिकुलर नहीं होगी? ऐसी बात है। सो यस, होगी। तो जो मेरी 54 की फोर्स है उसका पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ। ये 54 का लाइन ऑफ एक्शन है, ए से वहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में बनाऊंगा तो ये ऐसे करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल आएगा मेरे पास। बट ऑब्वियसली आई विल नॉट बी डूइंग दैट वे। मैं 54 के दो कंपोनेंट निकालूंगा और उन कंपोनेंट्स के थ्रू जो है वो मोमेंट्स कैलकुलेट करूंगा। सो वी गोना टॉक अबाउट दैट इन अ मिनट। बट अब ये वाली जो फोर्स थी, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ये था, इसका लाइन ऑफ एक्शन ए के अंदर से पास कर रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। जिस चीज का डी जीरो है उसका मोमेंट भी जीरो आएगा, क्योंकि एफ इंटू डी मोमेंट होता है। सो यहाँ पे हो गया, बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एट बी passes through the pivot, या फिर ये कह लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल जीरो, ये भी लिख देते तो सही जवाब होता। ओके अली बेटा, समझ में आ गया ये? अली जी सर। चलो कंप्लीट कर लिया, आगे जा सकता हूँ या कर रहे हो? जी सर, कर लिया सर। हाथ आपने भी कर लिया? Yes, sir. अब उन्होंने बोला है बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए को पिवट लें, शो करें कि W जो है वो 150 आएगा। W की वैल्यू निकालनी है, W को फाइंड आउट करना है और बताना है कि 150 आएगा। तो टेकिंग मोमेंट्स का मतलब है कि वही हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी पड़ेगी। ये क्या होती है? सम ऑफ ECW मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। अब आप लोगों ने सारी वो फोर्सेस और वो सारे कंपोनेंट्स का जिक्र करना है मेरे साथ, बारी बारी बताते जाओगे। सबसे पहले बताओ कि कौन सी फोर्स है जो क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्सर्ट कर रही है आप? डायग्राम पे तीन फोर्सेस बनी हुई है ना, साइन का वेट बना हुआ है W, टेंशन बनी हुई है 54 और फोर्स FB बनी हुई है। इनमें से कौन सी फोर्स है जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्सर्ट कर रही है? सर 54 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। लेकिन मैं 54 सर करूंगा इन तो दोनों के 54 कंपोनेंट होंगे, क्या कह रहे हो बेटा? इन दोनों के कंपोनेंट कंसिडर करने पड़ेंगे 54 के। बिल्कुल, अभी मैं यही सवाल करने लगा था अली से कि अली अगर मैं 54 इंटू करूं तो डिस्टेंस क्या लूंगा? कोई डिस्टेंस दिया हुआ 54 का ए से परपेंडिकुलर? 0.68। 0.68। 0.68 क्या दिया हुआ? ये परपेंडिकुलर उन्होंने डिस्टेंस तो ये बनेगा, ये डिस्टेंस दिया हुआ है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं।
नहीं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है ना, तो इस पॉइंट से यहाँ तक जो 90 डिग्री की लाइन बन रही है वो तो ऐसे बन रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो दिया हुआ नहीं है, तो 54 इंटू 0.68 तो मीनिंगलेस है, दैट्स नथिंग। अब इसके हमें लिए क्या साइन लेना तरीका था, जब मैंने तुम लोगों को ये एग्जांपल करवाई थी कि एक रॉड बनी हुई है और ये उसका पिवट है और एक फोर्स यूं लग रही है, तो क्या किया था हमने इस फोर्स का, इसके दो कंपोनेंट निकाले थे, तो इसी तरह करेंगे हम यहाँ 54 का पहले दूसरा मैं कंपोनेंट इसलिए बनाया पूछ रहा था क्योंकि मुझे लगा मैंने ये गलत किया, मैंने कंपोनेंट लेकर नहीं करना। कंपोनेंट लेकर ही करना है, जब भी फोर्स टेढ़ी हो समझ जाओ कंपोनेंट ही लेने पड़ जाएंगे। तो मैं इसका कॉस कंपोनेंट भी बना रहा हूं, ये वाला क्या हो जाएगा 54 cos 35। अब आपके पास दोनों कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। पहले जरा वर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। फहद, वर्टिकल कंपोनेंट जो है, मुझे चैट में आंसर देना, मुझे तुम्हारी आवाज सही नहीं आ रही है, मुझे डायरेक्ट मैसेज करो। फहद, सिंपल वन वर्ड क्वेश्चन करता हूं मैं हमेशा, ताकि आप मुझे आसानी से जल्दी से आंसर करें। 54 sin 35 जो है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, उसको देखो और पिवट को देखो, ए को। तो ये 54 sin 35 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्सर्ट करेगा या क्लॉकवाइज, इसकी बात कर रहा हूं। एंटी। और डिस्टेंस क्या लूंगा, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है पॉइंट ए से। Look at the point and look at the force, and what is the perpendicular distance between the two? Excellent. तो करना यह था कि लाइन ऑफ एक्शन बनानी थी, और लाइन ऑफ एक्शन से पता चल रहा है कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.68 है। तो सबसे पहले आपने किया क्या, 54 sin 35, ये आपका एक कंपोनेंट है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 0.68 से, ये एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हुआ है। बताओ भाई हमजा, 54 cos 35 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्सर्ट करेगा या क्लॉकवाइज। 54 cos 35 ये देखो, ये एंटी फोर्स यूं जा रही है, क्लॉकवाइज। ये फोर्स यूं जा रही है। अब मैंने तरीका क्या बताया था, ट्रिक, पिवट को सेंटर बनाओ सर्कल का और ऐसे एक सर्कल घुमा के लाओ, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है ना। एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो दोबारा से वो, और डिस्टेंस क्या है जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोबारा से वही है 0.68। So what I'll do is I'll do 54 cos 35 into 0.68, ये एक और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। एनी अदर फोर्स कॉजिंग एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये सब हो गई पूरी, कोई रह तो नहीं गई। अब बताओ W का मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। W के मोमेंट की एक्सप्रेशन मुझे राइट हैंड साइड पे जो लिखनी है, मुझे आप लोग सब चैट में लिख के बताओ। W इंटू वॉट, W का मोमेंट क्लॉकवाइज है, सबको पता है, इसमें कोई वो नहीं है। मुझे पता है सर। क्लॉकवाइज मोमेंट के अंदर आप मुझे डिस्टेंस बताओ चैट के अंदर लिख के सारे। W को कौन सा डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, W इंटू, सोचो। यस, दोनों ने सही जवाब दिया। फहद तुम्हारा नहीं जवाब आया, बाकी दोनों का आ गया बेटा। हाफ ऑफ 0.68। क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बिल्कुल सेंटर में है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म था। तो 0.68 यहां से यहां तक था, तो आधा कितना हो जाएगा, आधा 0.34 हो जाएगा, राइट। चलो शाबाश। फिर मैंने वैसे ही एक क्वेश्चन पूछना है, अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता तो हमने हाफ नहीं लेना था। नहीं, फिर हाफ नहीं लेना था, फिर वही बताते हैं आपको कि क्या लेना है, क्योंकि आप खुद से तो अंदाजा नहीं लगा सकते थे फिर कहाँ से लेना। ठीक है, मतलब इसका भी ध्यान रखना है तो कि भाई आप अगर W यूनिफॉर्म। देखो, चेक करो 150 के करीब करीब आ रहा है या नहीं, कैलकुलेट द होल थिंग एंड लेट मी नो। यस 150.4 आ रहा था। ओके फहद, आप हमेशा चैट में जवाब दे दिया करो, जब भी कोई मैं क्वेश्चन करूँ तो फौरन से चैट में आंसर लिख दिया करो, और मैं हमेशा वन वर्ड क्वेश्चन आंसर करता हूँ, ताकि आप चैट में मुझे जवाब दे सकें।
लेफ्ट साइड पे 51 डिवाइड बाय 0.34 जी, आंसर 150.4 आ रहा है, तो रफली हम कह सकते हैं कि हाँ यार, रफली 150 न्यूटन ही आंसर है, शो हो गया। चलो जी आगे चलें, जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। कैलकुलेट द टोटल वर्टिकल फोर्स exerted by the wall on the sign at A and B. Good question, but not very hard. एक मार्क का क्वेश्चन है, समझ लो कि बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है। Total vertical force exerted by the wall on the sign at points A and B. तो भाई A पे भी एक वर्टिकल फोर्स लग रही है, B पे भी एक वर्टिकल फोर्स लग रही है। B वाली तो चलो हमने बनाई थी, A पे भी बना लेते हैं। अब सवाल ये ये कि पे तो एफ ए और एफ बी हमें कोई अलग अलग नहीं निकालनी, हमें टोटल वर्टिकल फोर्स निकालनी है। टोटल वर्टिकल फोर्स एफ ए और एफ बी को एक ही कंबाइन करके बस एक ही फोर्स ले लो, जस्ट अ सिंगल फोर्स, ड्रॉ देम एज वन सिंगुलर वर्टिकल फोर्स। ओके, सो ये तुम्हारा बॉक्स है। सर टोटल वर्टिकल फोर्स माइनस जो हमने कंपोनेंट ढूंढा, तो वर्टिकल फोर्स हमें यहाँ पे निकालनी है, ये वाली अननोन है। अब वर्टिकल फोर्स का ताल्लुक वर्टिकल फोर्सेस के साथ ही होता है। जब कोई चीज इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके लिए दूसरी कंडीशन क्या होती है? मोमेंट वाली कंडीशन तो तुमने लगा ली। अभी तुमने ऊपर कौन सी कंडीशन लगाई? एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज। फोर्सेस वाली क्या कंडीशन है कि फोर्सेस का रिजल्टेंट रिजल्ट में जीरो होता है। फोर्स डाउनवर्ड फोर्स, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? अपवर्ड्स माइनस डाउनवर्ड्स इक्वल टू अपवर्ड जीरो, या अपवर्ड्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड्स। बड़ी सिंपल सी बात है ना। तो हम बोलेंगे अभी अपवर्ड्स, जितनी भी अपवर्ड्स है वो सारी प्लस कर दो, और डाउनवर्ड्स हैं जितनी भी वो भी सारी इस साइड पे प्लस कर दो, और वर्टिकल फोर्स निकाल लो। तो ये वाली वर्टिकल फोर्स है जो ए और बी वाली है, ए प्लस बी की, ये मुझे निकालनी है। और कौन सी वर्टिकल फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रही है? इस डायग्राम के अंदर देखो कौन सी लग रही है। वर्टिकल फोर्स तो नहीं लग रही, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट तो लग रहा है ना। 54 हाँ जी, जो हमने शुरू में ढूंढा वही होगा आई थिंक। 54 साइन 35 वाला, जिसकी वैल्यू हमें पता है बाय द वे 31 थी। 31 है, 31। 31 लिख लेते हैं। ये वाली फोर्स ली थी जो 54 का वर्टिकल कंपोनेंट 31। और कोई डाउनवर्ड फोर्स भी लग रही है, वो कितनी थी? 150। और कोई बची? और कोई वर्टिकल फोर्स बची है? हो गई सारी पूरी? 150 माइनस 31 है। हाँ, तो बस हो गया ना आंसर, आ गया ना जवाब। हाँ जी, बस हो गया। क्या वर्टिकल फोर्स और दोनों जो 31 वाली थी इनको लेफ्ट साइड पे ऐड किया क्योंकि ये अपवर्ड्स है, और डाउनवर्ड्स वाली हो गई 150। 150 माइनस 31 कितना हो गया बेटा? 119। यस 190। एनी कंफ्यूजन्स? कुछ भी सवाल है तो पूछो, वरना फिर आगे चलते हैं। ओके जी, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें। ये वाला क्वेश्चन मोमेंट्स का नहीं है। क्यों पता है मुझे कि ये मोमेंट्स का सवाल नहीं है, इसे फोर्सेस का सवाल है। बिकॉज ऑल द क्योंकि ये फोर्सेस आर, मल्टीपल फोर्सेस हैं। ऑल द फोर्सेस आर क्या है? दोबारा से बोलो। कंसाइडिंग। कॉन्करेंट एक वर्ड होता है, कॉन्करेंट। आपके नोट्स में भी शायद कहीं यूज हुआ हुआ, मतलब हाँ एट द जी, सेम पॉइंट, ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। तो अगर सारी फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट करेंगी तो कोई मोमेंट तो नहीं प्रोड्यूस होगा। चलो शाबाश। तो एक स्फीयर है, एक रिंग सी है, समझ लो एक रिंग है। रिंग का अपना वेट ये रहा डाउनवर्ड्स, और उस पर दो और फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो तीन तरफ से खिंच रही है रिंग। एक अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड्स खिंच रही है, एक रस्सी उसको वायर जो है वो टी की तरफ खींच रही है, और एक एफ फोर्स है जो उसको लेफ्ट की तरफ खींच रही है। टी इज एट अ एंगल ऑफ 53 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। पहले रीड कर लेते हैं। स्फीयर का वेट है जी 2.4। इट इज एन इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम में तो इसका क्या मतलब हुआ?
फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा, लेकिन फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होने के भी दो मतलब है। एक्स डायरेक्शन में भी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा और वाई डायरेक्शन में भी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा। यही सिखाया था ना। ये दोनों बातें अप्लाई करनी है, जिससे ये क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट सॉल्व होंगे ऑब्वियसली। सो नाउ फर्स्ट पार्ट इज कि कैलकुलेट द टेंशन टी। तो टेंशन टी निकालने के लिए देखो, टेंशन का तो वर्टिकल कंपोनेंट भी बनता है और टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बनता है। दोनों पहले ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं और उससे खुद ही पता लग जाएगा कौन सा ज्यादा यूजफुल है। अच्छा, मैं ये करता हूँ कि मैं दोबारा से बना लेता हूँ इसको। यहाँ पे ये मेरी रिंग हो गई, ये इसका वेट हो गया बेटा कितना 2.4। ये इसमें एक फोर्स F लग रही है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, और T के दो कंपोनेंट्स हैं। T का एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है। अब जो T का ये वाला कंपोनेंट है ये है T sin 53, क्योंकि एंगल इज गिवन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंड आई एम फाइंडिंग द वर्टिकल, तो ये ऑपोजिट वाला एंगल बन गया। और ये है T cos 53। अब चीज अगर इक्विलिब्रियम में है, तो जितनी भी अपवर्ड फोर्सेस हैं वो डाउनवर्ड्स के बराबर है। मतलब दिस इक्वल टू दिस, एक इक्वेशन बनती है। इक्वेशंस बनाना मेन गोल है, यही समझाया था ना। अभी तक पूरे पास्ट पेपर जितने भी सॉल्व कर रहे हो क्या करते आए हो, जरा देखो। इक्वेशन बनाई, क्या किया, इक्वेशन बनाई। जितने भी मेन पार्ट्स हैं क्वेश्चन के वो क्या करवा रहे हैं आपसे, इक्वेशन बनाई, एक्स निकाल लिया। अच्छा, इसको तो मिटा दो यार, ये तो गलत है, यहाँ मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, और क्या करते आए हो पीछे, इक्वेशन बनाई। लिटरली इवन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन एंड यू आर स्टिल मेकिंग एन इक्वेशन। मेक एन इक्वेशन, फाइंड द अननोन, मेक एन इक्वेशन, फाइंड द अननोन। बस यही रिपीट करते रहना। तो एक इक्वेशन बन रही है दिस इक्वल टू दिस, और एक बन रही है दिस इक्वल टू दिस। अब जो ये वाली इक्वल टू ये वाली है, जो मतलब एफ ऑफ एक्स वाली इक्वेशन बनती है, सॉरी एफ एक्स वाला सम जो बनता है, उसमें तो एफ भी नहीं पता और टी भी नहीं पता, तो मैं कैसे निकालूंगा। लेकिन ये वाली इक्वल टू दिस में सिर्फ टी नहीं पता, तो आराम से निकाल सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं ना भाई, टी साइन 53 माइनस 2.4 या इज इक्वल टू 0, माइनस 2.4 इज इक्वल टू 0, या फिर इज इक्वल टू 2.4 कर लो। बस डायरेक्ट 2.4 को उधर ले, बस अब यहां से रीअरेंज करके टी निकाल लो। 2.4 डिवाइड बाय साइन 53 कितना होता है भाई? So 3. एग्जैक्ट 3 होता है। 3.00 आ रहा है तो बिल्कुल 3 है, 3 लिख दो। लेकिन 3 लिखोगे आंसर, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर में हुआ आंसर? 1 सिग्निफिकेंट। डेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिया हुआ है? ये तो मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिया हुआ है, ये तो मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिया हुआ है। जब तुम्हें इन्फॉर्मेशन 2 सिग्निफिकेंट फिगर में दी हुई है तो तुम उससे कम में आंसर नहीं दे सकते। तुम्हारा आंसर मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए और मैक्सिमम 3। तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे लिखूंगा भाई? आंसर तो 3 आ रहा है, क्या लिखूं फिर? So 3.0. शाबाश, समझ गए ना बात। ये भी वो चीजें हैं जो बिल्कुल ए लेवल का जो स्टूडेंट है उसको हर वक्त इसके उसके बैक ऑफ द माइंड में ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए चीजें। ये वो नहीं है जिसपे आप अपना दिमाग इतना लगाओ कि आप जो है वो आप सवाल ही ना कर पाओ। ये वो चीजें जो बस फिंगर टिप्स पे आ जानी चाहिए। ये बार बार आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दिस शुड बी ऑटोमेटिक नाउ। अभी तक हमने इतने पास पेपर कर लिए हैं कि अभी ऑटोमेटिक होना चाहिए कि भाई बस 2 सिग्निफिकेंट या 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। चलो शाबाश। अब एफ को निकाल दें, तो एफ को निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इक्वल रख दूं, टी तो ऑलरेडी पता चल चुका है, यहाँ पे डाल दूंगा तो एफ आ जाएगा। सवाल हो गया। क्या क्वेश्चन है जी? एफ इक्वल्स 3 cos 53। 3 cos 53 क्या हो गया? आंसर आ गया जी 1.80, 1.8 न्यूटन आंसर आ गया। एनी कंफ्यूजन्स? सब ओके हो गया अभी तक? फहद बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अली कोई सवाल है? नो सर। आगे चलूं? Yes, sir. न्यू क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट बी ही करना था। अच्छा, ये लास्ट है आज का। तो ये वर्कशीट खत्म हो जाएगी और हमारा टाइम थोड़ा सा बचेगा, बट आई गेस इस टाइम पे मैं नया चैप्टर तो स्टार्ट नहीं करूंगा।
आई वॉन्ट टू टीच यू डेंसिटी एंड प्रेशर नेक्स्ट। तो डेंसिटी और प्रेशर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, लाइक बिल्कुल फ्रेश, और ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। इट्स लाइक इसी चैप्टर का पार्ट है। अगर आपको क्लासरूम आप देखो तो मैंने जो चैप्टर का नाम रखा था वो क्या रखा था, जरा इस पर गौर किया करो, थोड़ा सा सिलेबस वाइज ना अपने आप को अप टू डेट रखा करो कि हम कहाँ पहुँच गए। तो ये आपके क्लासरूम में मैंने टॉपिक्स तो ऑलरेडी सारे डाल दिए थे। अब फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स तो हम कर चुके हैं ऑब्वियसली। इसमें क्या क्या था, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स हमने करना है नेक्स्ट। फोर्सेस, डेंसिटी और प्रेशर वाला हम चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें से हमने जब P2 क्वेश्चन में जाएंगे तो आपकी 2 वर्कशीट्स अपलोड होंगी। ये वाली आप कर रहे हो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और ये वाली इसके बाद हम करेंगे डेंसिटी और प्रेशर वाली, जब ये चैप्टर को पढ़ लेंगे। बहुत सारे जो टीचर हैं वो इनको 2 चैप्टर्स ही कंसिडर करते हैं, लाइक दे आर कंसिडर 2 डिफरेंट चैप्टर्स। द रीजन बीइंग के वैसे तो मतलब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट तो हर जगह पे ही आता है, बट अगेन डेंसिटी और प्रेशर जो है वो फिर उसमें बहुत सारी अलग से भी चीजें हैं। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम डन हो जाएंगे। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स? ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाला ही स्टेटमेंट है। जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम थी वो 2 थी। वो क्या थी? रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी 0 एंड रिजल्टेंट मोमेंट मस्ट बी 0 फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ पे आपने बता देना है फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम, ये मेंशन करना है फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। ये नहीं बस रिजल्टेंट मोमेंट मस्ट बी 0, व्हाई इट मस्ट बी 0, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये मेंशन करना है, सही है। सो रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट, रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी 0 फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। या फिर दूसरा तरीका लिखने का क्या है, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। अब मैं ये डेफिनेशंस और लॉज इन तो मैं बता चुका हूँ कि ये तो मेमोराइजेशन है, इसमें मैं इसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है कि मैं आपको करके दिखाऊं। दिस इज ऑल रिटन इन योर नोट्स एंड बुक्स एंड एवरीवेयर। चलो जी, 2 wheels hang from a horizontal, कैसी रॉड? यूनिफॉर्म रॉड। इसका मतलब रॉड का अपना वेट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बिल्कुल बीच में होगा। रॉड का वेट 19 है, पॉइंट बी से बना हुआ है, नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखो, नोटिस करो उन्होंने बी का डिस्टेंस किसी भी साइड से नहीं दिया हुआ। ना बी का डिस्टेंस यहाँ से बताया, ना यहाँ से बताया, ना यहाँ से बताया, ना यहाँ से बताया। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको पता होगा कि भाई जितनी भी रॉड की टोटल लेंथ है उसका आधा कर दो तो उधर पॉइंट बी आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म का वर्ड यूज कर लिया। ये बात बताई थी ना आपको। और अभी इसी वर्कशीट के अंदर 3 दफा आपने देख लिया, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, 3-4 क्वेश्चन में बार बार आएगी ये चीज। सो बी पॉइंट किस जगह पे यू आर एक्सपेक्टेड टू नो, वो आपको नहीं बता रहे। समझ गया ना बेटा? आगे चलो। हिंज टू ए, सो ए पिवट है। ए को मैं ग्रीन सा हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ए इज द पिवट। ओके, आगे चलते हैं। Other end of the rod C is attached by a vertical elastic cord to the ceiling. तो कॉर्ड ऊपर 22 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, ठीक है। वेट ये है और ये 2 W के वेट हैं दोनों व्हील्स के। कुछ डिस्टेंसेस आपको प्रोवाइड किए मैं, सही है। या दैट्स अबाउट इट। तो बाकी सारी चीज़ें आपको बता दूँ। अब उन्होंने कहा बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए, मोमेंट्स अबाउट ए को पिवट ले लिया और फिर ये शो करना है कि जो W है वो 14 आ रहा है, जो व्हील्स का वेट है W वो 14 आ रहा है, ठीक है बेटा। तो कैसे करेंगे? अगेन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताना है। पिवट किस पॉइंट को लिया है? ए को लिया है। अब बताओ पहले फहद, ये बताओ कि अगर ए पिवट है बेटा तो कौन सी फोर्स है? फहद से पूछ रहा हूँ मैं, कौन सी फोर्स है जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्सर्ट करेगी? मैं वर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ, तब तक आप मुझे आंसर लिख के बताओ। विच फोर्स एक्सर्ट्स एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट? वेटिंग फॉर योर आंसर। सर कौन से पेपर की बात कर रहे हैं? पिवट ए है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है और मैंने ग्रीन से हाईलाइट भी किया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि ए पिवट है। तो कौन सी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्सर्ट करेगी? टोटल कितनी फोर्सेस हैं यहाँ पे? 4 है, W 19, W और 22, सही है। तो पॉइंट सी से जो फोर्स लग रही है, डिस्टेंस क्या लूंगा? 22 इंटू, जी डिस्टेंस बताएं जल्दी से फहद शाबाश। Yes, I'm waiting for you to add all the distances.
मैं आपका वेट भी कर रहा हूँ कि ऐड करके आ क्या रहे हैं टोटल, ये भी मुझे बता दो बेटा। टू पॉइंट सिक्स, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और तो कोई नहीं है ना एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज में बाकी तीनों क्लॉकवाइज। सो डब्ल्यू जो पहला वाला व्हील है जो ए के करीब लगा हुआ है वो इंटू 0.45 हो जाएगा, और जो दूसरा वाला डब्ल्यू है उसका डिस्टेंस हो जाएगा 0.45 प्लस 1.4, तो कितना हो गया 1.85, क्योंकि मैं डिस्टेंस क्या ले रहा हूँ बेटा, यहां से यहां तक का। चलो नेक्स्ट, आखिरी चीज क्या रह गई? नाइनटीन इंटू, इसका मुझे कौन बताएगा? अली तुम बता सकते हो 19 जो पॉइंट बी का डिस्टेंस है वो ए से क्या तक होगा, क्या डिस्टेंस लेना पड़ेगा? अली 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 So 1.85. 1.85, नॉट श्योर, सर नॉट श्योर। 1.85 नहीं है, हाफ होएगा पूरी लेंथ का, 1.3 होएगा। पूरी रॉड जो है, पूरी रॉड का साइज क्या था अली? 2.6 था ना? बी जो है उसका So 1.3. Sorry. हाँ पूरी रॉड का हाफ, क्योंकि बी इसके सेंटर में है। सो 19 इंटू 1.3, चले जी सॉल्व कर दें, तो बताएं W क्या आ रहा है? इज इट एनीवेयर क्लोज टू 14? एग्जैक्ट बताना, फिर उसको हम राउंड ऑफ करके 14 लिखेंगे। एग्जैक्ट बताओ क्या है? कैन यू गाइस हियर मी? यस सर। यार वो मेरे लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई थी, शायद स्क्रीन थोड़ी सी वियर्ड हो गई हो। लेट मी जस्ट फिक्स दैट इन अ मिनट, ओके? एक मिनट रुको। सर ये आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? किस चीज के लिए? जूम यूज कर या रहा हूँ। आपने फोन यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आपने कनेक्ट किया हुआ है क्या? नहीं बेटा, मैं आईपैड यूज कर रहा हूँ। अच्छा आईपैड यूज कर रहे हैं और लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया हुआ है? बिल्कुल लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया हुआ है, बट फॉर सम रीजन ये पोर्ट्रेट मोड में चला गया और बिल्कुल स्क्विश हो गया सारा। एक सेकंड, लेट मी जस्ट क्लोज द ऐप एंड ओपन इट अगेन। मैं स्क्रीन दोबारा ओपन कर रहा हूँ। W आप लोगों का आ गया था बेटा? मुझे तब तक बता दो W की वैल्यू क्या आई थी, तब तक मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। द ऐप इज काइंड ऑफ मिसबिहेविंग। पता नहीं क्या मसला हो गया इसके साथ। सर 14.13 है इसका आंसर। तो सही है, 14 शो।
पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। खैर, ये मिररिंग वाली ऐप जो है वो सही से काम नहीं कर रही। बट एनीवेज, एक पार्ट ही रह गया था, मैं जल्दी से ओरली डिस्कस कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड एट ए। अब जरा मेरी बात गौर से सुनना। आई वांट यू गाइस, आई डोंट नो तुम्हारे पास क्वेश्चन खुला हुआ है या नहीं, चलो खैर इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। मैं यहाँ से जो है वो मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ आईपैड से। एक पार्टी करवाना है, 2 मिनट लगेंगे बस। मैं आईपैड से मीटिंग ज्वाइन करता हूँ ताकि यहाँ से आप लोगों को बता सकूँ। AS मई जून 2013। Recording in progress. सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? यस। अब बेटा लास्ट पार्ट में कह रहे हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड एट ए। याद रखो, हमेशा जिस पॉइंट पे पिवट बन रहा होता है वो पिवट भी हमेशा ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। पिवट का काम ही है सपोर्ट करना, तो पिवट एम ही थोड़ी बैठा हुआ है। पिवट से रॉड अटैच्ड है तो वहां से भी फोर्स लग रही होगी, बट यू आर नॉट श्योर कि उस फोर्स की क्या डायरेक्शन है। उसकी क्या डायरेक्शन है, कुछ भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि उसकी फोर्स यूं होगी, यूं होगी, यूं होगी, या यूं होगी, या यूं होगी, या ऐसे भी होगी, किस डायरेक्शन में होगी फोर्स, उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है। क्या इस रॉड पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रही है? डू यू आइडेंटिफाई एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड? जितनी बनी हुई है उनमें से कोई भी हॉरिजॉन्टल है? कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रही है आपको? क्या ये वाली हॉरिजॉन्टल है? नहीं ना। क्या ये नहीं। वाली हॉरिजॉन्टल है? नहीं ना। क्या ये वाली हॉरिजॉन्टल है? नो। क्या ये वाली हॉरिजॉन्टल है? नो। सारी फोर्सेस वर्टिकल हैं। तो ए का काम क्या है? ए ने इन सबको बैलेंस आउट करना है। पिवट की फोर्स एक रिएक्शन फोर्स होती है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होती है। अब उसने वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस आउट करना है, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि उसका कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता होगा। ए का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसने किसी भी हॉरिजॉन्टल फोर्स को कैंसिल आउट नहीं करना। याद रखो, द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, which means कि sum of forces in x direction must be 0 and sum of forces in y direction must be 0। मतलब कि वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए वर्टिकल फोर्स ही रिक्वायर्ड होती है और हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। अब रॉड पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर ही नहीं रही, तो अगर ए पे लेट सपोज कोई ऐसी फोर्स होती जो यूं होती, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता, अब जाहिर सी बात है इसका वर्टिकल भी होगा और हॉरिजॉन्टल भी होता, लेकिन तो फिर ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये तो अकेला होता, इसको कौन कैंसिल आउट करेगा? कोई भी नहीं। तो फिर तो रॉड का जो सम ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इन वाई एक्स डायरेक्शन है वो 0 तो नहीं हो सकता। तो ये जब कंडीशन फुलफिल नहीं होगी फिर तो हम नहीं कह सकते कि रॉड इन इक्विलिब्रियम है। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि अगर रॉड पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो ए का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। अब अगर एक फोर्स ऐसी है जिसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसका सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली कंपोनेंट है, तो वो फोर्स प्योरली वर्टिकल हो। अब आपने सिर्फ ये सोचना है कि वो फोर्स अपवर्ड्स होगी या डाउनवर्ड्स होगी, ये सोचना है। तो ये देखो कि रॉड्स पे जो अभी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो ओवरऑल मिला के डाउनवर्ड्स हैं या अपवर्ड्स हैं। डब्ल्यू की क्या वैल्यू आई थी? डब्ल्यू आया था 14, 14, 14 और 19, ये कितना होता है? डाउनवर्ड फोर्सेस कितनी आई टोटल? 14 और 14 28, 28 और 19 क्या होता है? 47। अपवर्ड फोर्सेस कितनी आई टोटल? 22। तो जरूरत किसको है, अपवर्ड को है या डाउनवर्ड को है बैलेंस आउट करने के लिए? यहाँ पे एडिशन की जरूरत है, यहाँ पे एडिशन की जरूरत है? सर अपवर्ड। अपवर्ड में जरूरत है, तो वो उनका डिफरेंस निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे करो, अपवर्ड्स जितनी भी हैं शुड बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स वाली लिखी आपने 14 + 14 + 19, यहाँ पे लिखा 22 और यहाँ पे लिख दो फोर्स एट ए। तो एफ ए जो है वो आ जाएगा 47 में से 22 निकालो, क्या आ जाएगा बेटा? 25। एम आई राइट? नहीं, हाँ 25 आएगा। 25 न्यूटन। यहाँ पे आप लिख दें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में आप क्या लिख देंगे बेटा?
डायरेक्शन में लिख देंगे अपवर्ड्स। ऑल क्लियर? दैट्स द एंड ऑफ द टॉपिक। चलो जी, इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, इसमें हम डेंसिटी ऑफ प्रेशर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।